नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। अगर आपने कभी बच्चों को खेलते हुए ध्यान से देखा हो तो एक दिलचस्प बात जरूर नोटिस की होगी। जब तक खेल उनके पक्ष में चलता रहे वे पूरी खुशी और उत्साह के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब वे हारने वाले हैं, अचानक उनका रवैया बदल जाता है। कोई कहता है कि सामने वाला चीटिंग कर रहा है, कोई गुस्से में गोटियां फेंक देता है, तो कोई बीच में ही खेल छोड़कर उठ जाता है। यानी जब हार सामने दिखाई देने लगता है तो खेल के नियमों पर भी सवाल उठने लगता है। राजनीति में भी कभी कभी ऐसे ही दृश्य देखने को मिल जाते हैं। इन दिनों कुछ ऐसा ही विवाद दिल्ली के शराब नीति मामले को लेकर सामने आया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की रणनीति को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अरविंद केजरीवाल की मौजूदा स्थिति भी कुछ वैसी ही नजर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में घिरे आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी के दावों की पोल खुलती दिख रही है और अब इसी डर से वे न्यायिक प्रक्रिया पर ही प्रहार करने लगे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे अदालत में सुनवाई आगे बढ़ने की संभावना है, उससे पहले ही जज की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल मामला दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ है। ये वही मामला है जिसमें जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी लंबे समय से जांच कर रही है। इस मामले को लेकर अलग अलग अदालतों में कई तरह की याचिकाएं और सुनवाई चलती रही है। अब इस केस की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली है और इसी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि सुनवाई शुरू होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और उन्हें इस मामले की सुनवाई से हटाने की मांग की है। यह पत्र उस समय आया जब 16 मार्च से इस मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू होने वाली है। केजरीवाल और उनकी टीम जैसे सौरभ भारद्वाज का तर्क है कि न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा पहले भी शराब घोटाले से जुड़े कुछ फैसलों में उनके खिलाफ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनके कुछ फैसलों को बदला भी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी जज द्वारा पूर्व में दिए गए फैसले जो ऊपरी अदालत द्वारा पलट दिए गए हो, उस जज को पक्षपाती बना देता है? यहीं से बहस शुरू हो गई। सवाल उठने लगा है कि क्या कोई आरोपी या पक्षकार यह तय कर सकता है कि उसके मामले की सुनवाई कौन सा जज करेगा? भारत की न्याय व्यवस्था में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। अदालतों में केस का आवंटन एक तय प्रक्रिया के अनुसार होता है और इसमें पक्षकारों की पसंद नापसंद की भूमिका नहीं होती। भारतीय न्यायिक प्रणाली में निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक स्पष्ट पदानुक्रम होता है। जब कोई निचली अदालत फैसला सुनाती है और ऊपरी अदालत उसे बदल देती है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि निचली अदालत का जज पक्षपाती हो गया है। इसके कई कानूनी कारण हो सकता है। कानूनी व्याख्या, अलग अलग जज कानून की बारीकियों की व्याख्या अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। नए तथ्य, ऊपरी अदालत में कई बार नए साक्ष्य या कानूनी पहलू सामने आते हैं। बेंच का आकार, अक्सर बड़ी बेंच जैसे 2 या 3 जजों की बेंच एक अकेले जज के फैसले पे अधिक गहराई से विचार करती है। यदि केजरीवाल का तर्क मान लिया जाए तो देश की हर निचली अदालत पक्षपाती कहलाएगी, क्योंकि उनके हजारों फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बदल दिए जाते हैं। असल में केजरीवाल का यह कदम न्यायपालिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक कोशिश है। वे चाहते हैं कि जज उनके पक्ष में फैसला सुनाने के लिए मजबूर हो, ताकि उन्हें पक्षपाती होने के तमके से डर न लगे। दरअसल जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पहले भी इस मामले से जुड़ी कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर चुके हैं। उन सुनवाइयों के दौरान उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी और कुछ आदेश दिए थे। उनमें से कुछ फैसलों को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और वहां से अलग निर्णय आया है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि चूंकि उनके कुछ आदेश बदले गए हैं, इसलिए वे इस मामले में निष्पक्ष नहीं है। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह न्याय व्यवस्था का सामान्य हिस्सा है कि निचली अदालतों के फैसले ऊपरी अदालतों में चुनौती दिए जाते हैं और कई बार बदले भी जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि निचली अदालत का जज पक्षपाती थे। आलोचक यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर यह हर बार फैसला बदलने को पक्षपात का आधार माना जाए तो फिर पूरी न्यायिक व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। एक और तर्क यह भी दिया जा रहा था कि अगर कोई निचली अदालत किसी आरोपी को बरी कर देती है और बाद में हाई कोर्ट उस फैसले को पलट देता है, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि निचली अदालत का जज पक्षपाती था?
जाहिर है ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जाता। इसी तरह अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बदल दे तो क्या इसका मतलब यह होगा कि हाई कोर्ट के जज निष्पक्ष नहीं थे? कानूनी व्यवस्था में फैसलों की समीक्षा और अपील की पूरी व्यवस्था इसी वजह से बनाई गई है, ताकि अगर कहीं कोई कानूनी त्रुटि हो जाए या कोई पहलू छूट जाए तो उसे ऊपर की अदालत में ठीक किया जा सके। लेकिन मौजूदा विवाद में कहा जा रहा है कि सुनवाई शुरू होने से पहले ही जज पे सवाल उठाना एक अलग तरह की रणनीति हो सकती है। कुछ लोग इसे अदालत पे दबाव बनाने की कोशिश भी मान रहे हैं। आलोचकों के अनुसार अगर किसी जज पर पहले से ही पक्षपात का आरोप लगा दिया जाए तो उनके सामने भी एक असहज स्थिति बन सकती है, क्योंकि अगर वे किसी पक्ष के खिलाफ फैसला देते हैं तो तुरंत कहा जा सकता है कि फैसला पहले से तय था। दूसरी ओर अगर वे फैसला उस पक्ष के पक्ष में देते हैं जिसने आरोप लगाया था तो भी लोग कह सकते हैं कि दबाव में आकर ऐसा किया गया। यानी दोनों ही स्थितियों में विवाद खड़ा होने की संभावना रहती है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने कुछ आरोपियों को राहत दी थी और कई कठोर टिप्पणियां भी की थी। अरविंद केजरीवाल की बेचैनी का मुख्य कारण सीबीआई की वह दलील है जो उन्होंने हाई कोर्ट में रखी है। सीबीआई का कहना है कि निचली अदालत के जज जितेंद्र सिंह ने उन्हें बरी करते समय कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया। सीबीआई के अनुसार चार्जशीट के स्तर पर अदालत को केवल यह देखना होता है कि क्या मुकदमा शुरू होने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं। लेकिन निचली अदालत ने इस मामले की जांच इस तरह की जैसे कि पूरा ट्रायल, पूरा मुकदमा ही खत्म हो रहा हो। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने भी पहली नजर में इस बात को माना कि गवाहों और साक्ष्यों को लेकर निचली अदालत की टिप्पणियां अनुचित प्रतीत होती है। सीबीआई का कहना है कि उस फैसले में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। उदाहरण के तौर पर एजेंसी ने दावा किया कि इस मामले में कुछ गवाहों के बयान धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए थे। धारा 164 के तहत दर्ज बयान कानूनी रूप से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यह बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाते हैं और बाद में उनसे मुकरना आसान नहीं होता। सीबीआई का तर्क है कि निचली अदालत ने इन बयानों को और अन्य कुछ सबूतों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। एजेंसी का यह भी कहना है कि आर्थिक अपराधों में अक्सर धीरे धीरे सबूत मिलना मुश्किल होता है। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां अलग अलग कड़ियों को जोड़कर एक पूरा घटनाक्रम तैयार करती है, जैसे मीटिंग के मिनट्स, फोन रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, गवाहों के बयान और वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड। इन सभी को मिलाकर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि कोई साजिश हुई थी या नहीं। सीबीआई का दावा है कि उनके पास धारा 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयान हैं जो सीधे तौर पर इस घोटाले को साजिश की ओर इशारा करता है। भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध की साजिशें कभी खुलेआम नहीं रची जाती, वे बंद कमरों में होती है, इसीलिए इनके सबूत कड़ियों को जोड़कर ही जुटाए जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट, फोन कॉल डिटेल्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, बैठकों का विवरण, सरकारी गवाहों के बयान। सीबीआई का कहना है कि निचली अदालत ने इस पूरे मामले की जांच को उस स्तर पर परख लिया जैसे कि मुकदमे की पूरी सुनवाई हो चुकी हो, जबकि चार्जशीट के स्तर पर केवल यह देखा जाता है कि क्या मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। केजरीवाल की टीम की एक और बड़ी चिंता है प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर। उनकी रणनीति यह थी कि यदि सीबीआई का भ्रष्टाचार का मामला खारिज हो जाए तो ईडी का केस स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उनका तर्क था कि जब घोटाला ही नहीं हुआ तो उससे पैसा कैसे आया, और जब पैसा ही नहीं आया तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक सीबीआई के मामले पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक ईडी के मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। यही वो बिंदु है जहां केजरीवाल की प्लानिंग धरी की धरी रह गई और उनकी बेचैनी चरम पर पहुंच गई। यही कारण है कि एजेंसी ने हाई कोर्ट में अपील की है और अब इस पे विस्तृत सुनवाई होने वाली है। इसी बीच यह भी सामने आया कि इस मामले से जुड़े लगभग 23 आरोपियों को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया ताकि वे भी अपना पक्ष रख सके। यह एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला करती है।
लेकिन सुनवाई से पहले ही जज बदलने की मांग ने इस पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी के पीछे दो मुख्य राजनीतिक उद्देश्य नजर आते हैं। जज पे दबाव, यदि जज दबाव में आकर उनके पक्ष में फैसला सुना देते हैं तो वे इसे अपनी ईमानदारी की जीत बताएंगे। दूसरा, मीडिया के लिए बहाना, यदि फैसला उनके खिलाफ आता है और चार्जशीट का संज्ञान ले लिया जाता है तो वे मीडिया में जाके कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था कि यह जज पक्षपाती है, यह सीबीआई की जज है। यह रणनीति केवल केजरीवाल तक सीमित नहीं है, बल्कि अब पूरे विपक्ष का एक चलन सा बन गया है। जब फैसला पक्ष में आए तो लोकतंत्र जिंदा है और जब खिलाफ आए तो संस्थाएं बिक चुकी है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए यह समय 4 दिन की चांदनी जैसा साबित हो रहा है। निचली अदालत से मिली राहत के बाद जो जश्न मनाया गया था वो फीका पड़ता दिख रहा है। जैसे जैसे हाईकोर्ट में मामले की परतें खुलेंगी, गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्य सामने आएंगे, कट्टर ईमानदारी का चोला उतारना पड़ सकता है। न्यायपालिका को अपनी पसंद के अनुसार चुनने की जीत लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। क्या अब आरोपी तय करेगा कि उसका न्याय कौन सा जज करेगा? यदि ऐसा हुआ तो न्याय की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। फिलहाल सबकी नजर 16 मार्च पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि केजरीवाल का डर सही था या उसके दावे। न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है और कई स्तरों पर जांच और सुनवाई के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आता है। इसलिए अभी जो कुछ भी कहा जा रहा है वो अधिकतर राजनीतिक और कानूनी बहस का हिस्सा है। अंतिम निर्णय अदालत के हाथ में है और वो वही तय करेगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या होगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।